स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा था, ड्रग की एक्सक्रिएशन। ठीक है। तो यहाँ से आज हम पढ़ते हैं ये पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंट पैसेजेस से ड्रग गुजरती है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। जैसे हमने पढ़े थे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये वही सेम बात है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ ड्रग है, जो कंसंट्रेशन, जो ग्रेडियंट्स होते हैं हायर टू लोअर, वो सेम बात है, सेम। एज सच कोई यहाँ से जो है ना इम्पोर्टेंट चीज मौजूद नहीं है। फिर आता है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या होता है? सिंपल पैसेज होता है जहाँ से पोर्स या चैनल्स वगैरह जो होते हैं वहां से ड्रग के मॉलिक्यूल्स वगैरह गुजरते हैं, तो उनको फिल्टरेशन कहा जाता है। सिंपल पैसेज ऑफ ड्रग, जो पोर्स वगैरह बने हुए हैं चैनल्स के, वहां से ड्रग वगैरह गुजरती है। टिश्यू के स्मॉल पोर्स वगैरह होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको बताया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर जाता है लोअर ट्रांसपोर्टेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो ड्रग की मूवमेंट होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। सही है। इसमें आपको बताया था एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसको एटीपी कहा जाता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो ये भी चीजें हमने पढ़ी हुई थी, बाकी ऐसा यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके बाद है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। किसे कहा जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फिर किसी कैरियर की जरूरत पड़ती है। सही है। मतलब वही मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की, ड्रग के मॉलिक्यूल्स की, बट विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं, उनकी मदद से जो है ना ड्रग को मूवमेंट मिलती है या मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसमें भी विदाउट एनर्जी ये प्रोसेस होता है। ठीक है, एनर्जी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। फिर आता है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस क्या होता है? इंगल्फ करता है। इंगल्फिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर ड्रग या ड्रॉपलेट्स वगैरह जो होते हैं अदर देन, तो उसको इंगल्फ करता है, या जो जो क्या कहते हैं उन फ्लूइड ड्रॉप्स को अपटेक करता है। सही हो गया। तो उनको पाइनोसाइटोसिस कहा जाता है। जो न्यूट्रिएंट वगैरह या ड्रग्स में मौजूद होते हैं सेल के अंदर, ताकि वहां पे फिर पोर्स वगैरह बन जाते हैं, तो वो उनको क्या करता है? इंगल्फ करता है, या उनको अपटेक करता है, जो है ना ड्रॉपलेट्स वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो उनको पाइनोसिट कहा जाता है। तो ये डिफरेंट ऐसे समझें कि ये पैसेज है जहाँ से ड्रग के मॉलिक्यूल गुजरते हैं। तो ऐसा जिनमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज पेपर के हवाले से नहीं है। बट एक्टिव और पैसिव में है, वो मैंने आपको कल वाली क्लास में या परसों बताया था। एक्टिव और पैसिव में बस ये दोनों याद रखनी है। लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कौन सी जाती है एक्टिव में, और पैसिव में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये याद रखिएगा बस। यहाँ से कोई एमसीक्यू आ सकता है। यहाँ इसकी डेफिनेशन आ जाए इंगल्फिंग। इंगल्फिंग वर्ड आपने याद रखना है। इसका मतलब होता है कैच करना, ईटिंग के सेंस में, सेल ईट करना। सही है। तो वो पाइनोसाइटोसिस प्रोसेस को कहा जाता है। फिर आते हैं स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट एंड बैरियर। ये क्या होते हैं फार्माकोलॉजी में? ये स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट या बैरियर वो चीज़ें होती हैं जो ड्रग की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं डिफरेंट बॉडी या रीजन्स में। सही होगा। वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, इस तरीके के होते हैं। सही हो गया। ये क्या करते हैं? ड्रग की मूवमेंट को रेस्ट्रिकेटेड करते हैं, उनको रोकते हैं या कंट्रोल करते हैं पूरी बॉडी में। तो उनको समझते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर किसे कहा जाता है? ये स्पेशलाइज्ड जो है ना कंपार्टमेंट होता है, ब्लड की सर्कुलेशन को रोकता है फ्रॉम ब्रेन टिश्यूज। सही, इसलिए इसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है, ताकि जो उनके सब्सटेंसेस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक या सीएनएस तक ना पहुंच पाए। तो ये बीच में कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे उनको जो क्या कहते हैं ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, ताकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक एंट्री ना कर सके। तो यहाँ से एक एमसीक्यू क्या आ सकता है कि वो जो सेपरेशन होती है ना, वो कौन से सेल में होती है, वो आपने याद रखनी है। अगर पूछा जाए कि ब्लड ब्रेन बैरियर कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म्ड होते हैं, उन सेल्स का नाम होता है एंडोथेलियल सेल। क्या होता है? एंडोथेलियल सेल कहा जाता है उनको। तो ये एक एमसीक्यू आ सकता है
कि कौन से सेल से वो फॉर्म्ड होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो होता है एंडोथेलियल सेल, आपने याद रखना है। ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं ड्रग के सब्सटेंसेस को कि वो ब्लड से ब्रेन तक ना आ सके। सही हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर कहा जाता है। यहाँ टाइट जंक्शन के नाम से आप इसको समझ लें। तो यहाँ पे ये सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, जो उनके मॉलिक्यूल्स को, ड्रग्स को, या उनके उसमें जितना भी कंटेंट होता है उसको रोकते हैं ब्रेन तक पहुंचने पहुंचने के लिए। सही हो गया, तो ये टाइट जंक्शन होती है। तो कुछ ड्रग्स क्रॉस भी करती हैं जो है ना, कुछ ड्रग्स नहीं भी करती हैं। अभी उसकी आप वो उसकी डिटेल में ना जाएं, आपको जस्ट एमसीक्यूज के हवाले से ये इतना पता होना चाहिए। सही हो गया। कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स इन ब्रेन हैव टाइट जंक्शन इन लेग पोर्स एंड गैप्स, ये वही सेम बातें लिखी हुई हैं जो मैंने सिंपली आपको बता दी थी। सही हो गया। फिर आते हैं ब्लड सीएसएफ बैरियर। यहाँ से सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ब्लड सीएसएफ में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसको सीएसएफ कहा जाता है। सही है। तो ब्लड और सीएसएफ के दरमियान जो सब्सटेंसेस होंगे उनको कहा जाता है ब्लड सीएसएफ बैरियर। तो वही चीज होगी, ये भी एंडोथेलियल सेल्स होने या क्रोइड प्लेक्सिस कहा जाता है, जो इनको टाइट जंक्शन की तरह रखती है ताकि ब्लड जो है ना वहां तक सेरिब्रल तक नहीं पहुंच पाए। यहाँ सब सच इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेसेंटल के भी सेल्स होते हैं, इनके भी सेल याद रखते हैं जो पेपर के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटल बैरियर में, सही हो गया, प्लेसेंटल बैरियर है मतलब फीटस टू मदर तक जो क्या कहते हैं गैप होगा उसे कहा जाता है। तो वो सेल्स जो मैटरनल एंड फेटरल ब्लड को रेगुलेट करते हैं या सब्सटेंसेस को, ताकि फीटस तक वो ना पहुंच पाए। तो वो कौन से सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है प्लेसेंटल बैरियर। तो इनमें आपने याद रखना है कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं। वो होते हैं ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, ये एक लेयर होता है। अगर आ जाए प्लेसेंटल बैरियर में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं, ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ड्रग्स को मदर से फीटस तक जाने के लिए रोकते हैं। ठीक है, तो ये अपने सेल्स याद रखने हैं, सेल से सच क्वेश्चन आ सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर में एंडोथेलियल सेल्स होते हैं और प्लेसेंटल में ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स होते हैं। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर अदर प्रोस्टेट बैरियर पे होते हैं टेस्टिकल ग्लोब ऑफ आई बैरियर, ये डिफरेंट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जो उनको जो है ना इधर उधर उनकी मूवमेंट्स को रोकते हैं। सही हो गया। ये सच कोई इनसे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स आपको फार्माकोकाइनेटिक्स में बताया था ये क्या होता है। इसकी आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जब ड्रग पे ले आ जाए व्हाट डज ड्रग ऑन बॉडी। तो यहाँ व्हाट ड्रग डज विथ बॉडी, ड्रग का क्या रिलेशनशिप है बॉडी के साथ, तो उसको कहा जाता है फार्माकोडायनामिक्स। सही हो गया, ये अपने याद रखने। अगर काइनेटिक्स की बात की जाए तो उसमें आपको पहले बॉडी मिलेगा, व्हाट बॉडी डज टू अ ड्रग। सही हो गया, ये काइनेटिक्स होता है। उसमें बॉडी क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है वो हम पढ़ चुके थे, एब्जॉर्प्शन होती है, मेटाबॉलिज्म, इस तरीके से। और फार्माकोडायनामिक्स में क्या होता है कि ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ। तो ड्रग क्या होता है, ड्रग जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, फिर अपना थेरेपेटिक एक्शंस या इफेक्ट दिखाती है। तो इसमें ये ड्रग्स क्या क्या वर्क करती है उसको कहा जाता है फार्माकोडायनामिक्स। सही हो गया, ये हमने आपको पहले ही बताया था। तो फिर आते हैं मूड ऑफ एक्शन क्या है इसका, मीन बाय विच ड्रग इज प्रोड्यूस इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो वो ड्रग किस तरीके से अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसको कहा जाता है फार्माकोडायनामिक्स। तो उससे पहले क्या होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स भी हम पढ़ चुके हैं, ये यूजुअली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो सेल सरफेस पे मौजूद होते हैं, जो ड्रग के साथ या किसी हार्मोन के साथ या किसी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जाके बाइंड होते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन्स होते हैं, ये रिसेप्टर कहा जाता है। सही हो गया, तो ये रिसेप्टर से ड्रग गुजरती है इस प्रोसेस से। उसके बाद रिसेप्टर्स के ये टाइप है आयनोट्रोपिक रिसेप्टर, यह भी एक रिसेप्टर होता है जो आयंस वगैरह होते हैं उनको रेगुलेट करता है। डिफरेंट आयंस चैनल्स होते हैं ये नीचे हैं भी, सही हम पढ़ते भी हैं कि सोडियम चैनल्स कुछ ब्लॉकर्स होती हैं, कुछ पोटाशियम, कुछ कैल्शियम। तो ये क्या होते हैं, ये आयंस का फ्लो होता है डायरेक्टली, जो है ना आयंस चैनल्स होते हैं जो उसमें उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, तो वो आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स उनको कहा जाता है। सही हो गया। उसके बाद आता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। ये वो होते हैं जो मेटाबॉलिक चेंजेस इनसाइड सेल्स लाते हैं। इसमें जी प्रोटीन वगैरह आते हैं, वो भी नीचे हम पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया। फिर एंजाइम्स हैं, कैरियर्स हैं, लाइगेंट है।
तो लाइगेंड किससे कहते हैं, कोई भी चीज अगर बाइंड कर रही है उसको लाइगेंड कहा जाता है। अभी वो जो है ना, हार्मोन भी हो सकता है, एंटीबायोटिक भी हो सकती है, फेरोमोन्स भी हो सकते हैं, इवन ड्रग्स भी हो सकती हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, लाइगेंड कहा जाता है। ये एक जर्नल टर्म है लाइगेंड, ठीक हो गया। एनी मॉलिक्यूल जो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो रहा है, उसको एक्टिव कर रहा है, उसे लाइगेंड कहा जाता है। वो हार्मोन के फॉर्म में भी हो सकता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ड्रग्स हो गई या एंटीबायोटिक्स हो गई, तो इस फॉर्म में इसको लाइगेंड कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है फार्माकोडायनामिक्स का, जिससे ड्रग डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के अपना एक्शन परफॉर्म करती है। कहीं पे वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, कहीं पे वो आयन चैनल्स को एक्टिवेट करती है, कहाँ पे वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, कहाँ पे वो कौन से किसी कैरियर के थ्रू काम करती है। तो ये सच प्रोसेस होता है किसका, फार्माकोडायनामिक्स का। जैसे हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ी थी, उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी, उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं एक्सक्रिएशन पढ़ी थी। तो ये क्या होते थे, ये फार्माकोकाइनेटिक्स थे। तो इस फॉर्म में आता है क्वेश्चंस। मेन यहाँ पे हम आज फोकस करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। यहाँ से इंपॉर्टेंट, इस दफा 2025 में भी क्वेश्चन आया था। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सी होती है, कैल्शियम। तो ये आपको नाम बताता हूँ इनके, ये आपने याद रखने। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या होता है, वो ओपन या क्लोज होता है जब भी उसकी मेम्ब्रेन पे कोई वोल्टेज या पोटेंशियल का असर होता है। सही हो गया। तो वो एक्टिव होता है जब भी उसमें कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस लाती है। तो इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाइएगा, इसमें आपने याद रखने सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल एंड पोटाशियम चैनल, और क्लोराइड चैनल भी होता है एक, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था जर्नल एनेस्थीसिया में। क्लोराइड पे माइनस की जो है ना साइन आती है। ठीक है। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है, वो क्लोज्ड होती है। जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है, उस पर कोई वोल्टेज चेंजेस आती हैं, तो वो ओपन हो जाती है। वो डिफरेंट आयंस में मूव करना शुरू करती है। सही है, शॉर्ट टाइम के लिए। अभी वो कौन कौन से आयंस होते हैं, सोडियम चैनल होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है। तो वो ये नर्व्स की इम्पल्सिस होती हैं, डिफरेंट या एक्टिविटी होती है अराउंड द सेल। सही हो गया। तो ये होता है वोल्टेज वोल्टेज चैनल। अगर these are channel essential for physiological functions such as cardiac impulse generation, neurotransmitter secretion and muscles contraction, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कि वो मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पूरी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको रेगुलेट करते हैं। कार्डियक इम्पल्सिस को देखते हैं, जैसे हार्ट बीट वगैरह है उसको कंट्रोल करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर में नर्व्स की जो कम्युनिकेशन है बीच में, मसल्स कंट्रक्शन में मूवमेंट वगैरह जो हो रही है मसल्स में, ये सारे वो जो है ना वोल्टेज चैनल्स वगैरह एक्टिवेट होते हैं। सही हो गया। फिर आते हैं सोडियम चैनल्स में। यहाँ से इसकी पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सोडियम चैनल्स क्या होते हैं, ये ओपन्स होते हैं जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल परमिट करती है कि सोडियम चैनल्स, Na+ जो है इसको सोडियम को कहा जाता है, वो आयंस इंटर हो सेल में, तो ये तब जो है ना ये चैनल ओपन होता है। तो Na कोई मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको सोडियम कहा जाता है। अगर ऑप्शन में सोडियम वगैरह दे तो आपको क्लियर हो कि सोडियम की साइन कौन सी होती है, ये सोडियम है। सही है। तो ये क्या होते हैं, ये सोडियम तब ओपन होते हैं जब कोई जो है ना मेम्ब्रेन वगैरह परमिट देती है कि यहाँ से सोडियम आयन सी सेल से गुजर सकते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन वही क्लोज होती है जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है या ओपन होती है। तो वो सेल सोडियम जो सोडियम क्या कहते हैं साइंस वाले सेल्स होते हैं, उनको फर्दर ओपनिंग मिलती है ताकि वो अपनी फंक्शंस को क्विकली परफॉर्म कर सके। सही हो गया। यहाँ पे आपने याद रखना है जो लोकल ड्रग्स होती हैं, लोकल एनेस्थेटिक ड्रग, जिसमें लिडोकिन वगैरह आता है, प्रोकेन या जाइलोकिन वगैरह, ये आपने याद रखना है। मैं जर्नल टर्म बता रहा हूँ, लोकल एनेस्थीसिया। ये मोस्टली क्या होती हैं, सोडियम चैनल्स होती हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन से चैनल के साथ कनेक्टेड होती हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सोडियम चैनल के साथ होती हैं। सही होगा। जर्नल के लिए मैंने आपको बता दिया था क्लोराइड चैनल, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर जर्नल एनेस्थीसिया का पूछा जाए, जाइलाजीन वगैरह का, तो वो गाबा रिसेप्टर होता है, ये नीचे रिसेप्टर्स भी आते हैं, तो वो क्लोराइड चैनल को करती हैं। बट ये लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे जो लिखा भी हुआ है लिडोकिन वगैरह, ये सोडियम ब्लॉकर्स होती हैं या सोडियम चैनल्स के थ्रू सेल में परमिट करती हैं। सही है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या है कि जो है ना ड्रग्स के नाम आपको बता दिए थे, लिडोकिन हो गई, जैलोकिन, ये लोकल में कोई भी आ गया तो उसमें आपने ये याद रखना है। एंटी एरेथमिक ड्रग्स, वो ड्रग्स जो कार्डिक इम्पल्सिस हार्ट बीट के लिए, वो भी जो है ना क्या कहते हैं सोडियम चैनल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं।
उसके बाद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो एपिलेप्सी वगैरह होती है, जिसे सिंधी में मिर्गी कहते हैं, उसके लिए भी जो ड्रग्स होती हैं वो भी कौन से आयंस के लिए होती हैं? सोडियम आयंस के लिए, या आयंस चैनल्स को जो है ना उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक हो गया, तो ये तीन टाइप्स की ड्रग्स आपने याद रखनी है। ये सोडियम चैनल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। लोकल, एंटी एरेथमिक, और उसके साथ एंटी एप्लेप्टिक। सही हो गया। ये तीन ड्रग्स आपने याद रखने, इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, बट जर्नल टर्म से क्वेश्चन आता है कि लोकल का पूछ ले तो आपने याद रखना है, अगर चैनल का पूछ रहा है तो आपने याद रखना है ये सोडियम चैनल की बात हो रही है। सही हो गया। उसके बाद आते हैं किस पे? कैल्शियम। ये किसकी साइन है? कैल्शियम की साइन है, ये भी लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। ठीक है, तो कैल्शियम क्या है? ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन, ओपन होगा इन रिस्पांस टू डिपोलराइजेशन, जो कैल्शियम आयंस को सेल में एंटर करने में मदद देता है। ठीक है, तो ये होते हैं कैल्शियम जो है ना चैनल्स या कैल्शियम आयंस वगैरह। जो इसमें आपने कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स कुछ होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। यही हो गया। वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से होते हैं? शायद इसने यहाँ पे नहीं लिखा है, हम कोशिश करते हैं आपको लिख के बताते हैं, एक मिनट दीजिए। अगर पूछा जाए ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी होती हैं, ये काफी एमसीक्यूज बुकलेट्स में है, इसलिए बता रहा हूँ। वेराम पिल आपने पहली लिखनी है। वेराम पिल। एक ये होती है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है। उसके बाद डेलिटाजाइम। और तीसरी होती है नेफिडापाइन। ये तीनों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं ड्रग्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई एक आ जाए ऑप्शन में तब भी ठीक है, तीनों दे दे, ऑल ऑफ दीज दे दे, तो आपने ऑल ऑफ दीज ही करना है। नेफिडापाइन, वेरामपेल, डेलिटाजीम एंड नेफिडापाइन, ये तीनों क्या होती हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं। और ये डिफरेंट बुकलेट्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये वाला कैल्शियम चैनल वाला। तो ये आपने याद रखना है, ये तीनों क्या होते हैं? ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं। ठीक हो गया। अभी इसने यहाँ पे इसके तीन टाइप्स लिखे हैं, कैल्शियम वन, कैल्शियम टाइप टू, कैल्शियम टाइप थ्री। वन होता है जो स्केलेटल मसल्स में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। उसके फंक्शंस क्या होते हैं? मसल्स को कंट्रैक्शन करवाना, कार्डिक फंक्शंस को में मेजर रोल होता है उसका। उसका बाद जो जिसमें ये वेराम्पिल और नेफिडापाइन यूज होती है। कैल्शियम टू, इसका जो टाइप दिया हुआ है ये न्यूरॉन फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, न्यूरोनल टिश्यूज के लिए, न्यूरो होता है। और उसके बाद जो थ्री होता है ये भी न्यूरॉन या कार्डिक सेल्स की तरह काम करता है। सही हो गया। तो यहाँ से सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी तीन ड्रग्स बतानी थी जो आपको क्लियर होनी करनी है। सही हो गया। उसके बाद आता है ये पोटाशियम चैनल। के किसकी सिंबल है? ये पोटाशियम की। ठीक है, ये भी पोटाशियम चैनल है, वही बात जो अलो करेगी सेल्स में। तो यहाँ से सच कोई इंपॉर्टेंट ड्रग नहीं है जो हम याद करें। तो ये भी एक जो है ना क्या होते हैं पैसे जो होता है ड्रग्स की मूवमेंट के लिए। सही हो गया। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। बाकी ये क्लोराइड वाला मैंने पहले बताया है। जनरल एनेस्थीसिया का अगर पूछा जाए वो कौन से आयंस को रेगुलेट करती है? क्लोराइड। ठीक है, सी एल किसकी नहीं है? सिंबल है क्लोराइड की है, सी एल माइनस। सोडियम के लिए मैंने बता दिया लोकल एनेस्थीसिया। कैल्शियम के लिए तीन ड्रग्स आपको बता दिए, ये आपने याद रखनी है। तो ये यहाँ से आयन से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आते हैं रिसेप्टर्स पे, उसके टाइप्स हैं। रिसेप्टर्स क्या हैं? प्रोटीन्स हैं, ऊपर बता दिया था, जो स्पेसिफिक ड्रग के साथ, किसी हार्मोन के साथ, किसी न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जाके बाइंड होते हैं, मतलब रिसीवर का काम करते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है? रिसीवर के थ्रू काम करता है, ये सर रिसीवर होता है। केमिकल सिग्नल्स को रिसीव करेगा और बॉडी में रिस्पॉन्सेस को ट्रिगर करेगा, या केमिकल सिग्नल्स को ट्रिगर करता है। अभी इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आइनोट्रॉपिक, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक हो गया। आयन आयन चैनल के जो रिसेप्टर्स होते हैं वही रिसेप्टर्स जो डायरेक्टली आयन चैनल्स के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, जो डिफरेंट आयन चैनल्स हमने पढ़े थे, सोडियम, कैल्शियम, ये वाले।
क्लोराइड, ये एग्जांपल्स दिए भी हुए हैं। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिफरेंट आयन के साथ जाके बाइंड होते हैं, डायरेक्टली उनके साथ जाके ओपनड होते हैं चैनल, तो उनको आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एग्जांपल बता देता हूँ वैसे। ये लिखा भी हुआ है वैसे, निकोटीनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर, ये सारे क्या होते हैं? क्योंकि गाबा में बताया था ना कि जनरल एनेस्थीसिया किसके साथ जाके करती है? गाबा रिसेप्टर्स को ओपन करके क्लोराइड आयंस को जो है ना रेगुलेट करती है, तो ये भी आयन में ही आता है, तो गाबा रिसेप्टर भी इसमें आते हैं। ठीक हो गया। तो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर इसमें आते हैं। फिर आते हैं जी प्रोटीन कपिल्ड रिसेप्टर। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो किसी प्रोटीन के साथ, मतलब किसी सेकंड मैसेंजर के थ्रू काम करते हैं वो रिसेप्टर्स। मतलब आयन चैनल से ये कम होते हैं, मतलब उनको अपना चैन या सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए किसी और मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपने याद रखना। मतलब जी कपिल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स वो होते हैं जो जिनको किसी और जो है ना चीज की जरूरत पड़ती है अपना फंक्शन रेगुलेट करने में, उसको कहा जाता है जी प्रोटीन कपिल्ड रिसेप्टर। ठीक है, अब ये क्या है? आल्सो नोन इज कॉल्ड सेवन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर, 7 TDA। ठीक है, ये क्या कहा जाता है? मतलब 7 टाइम्स वो जो है ना मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है ये रिसेप्टर, जी कपिल्ड रिसेप्टर्स। इसका मतलब क्या होता है कि वो पास करता है सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम्स, इसलिए इसने लिखा है 7 टाइम्स जो है ना ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं? मस्क्यूर नेक रिसेप्टर, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी इसमें आता है। हिस्टामाइन के रिसेप्टर, ये भी इसमें आते हैं। एंड्रिन एंड्रिन जेरिक रिसेप्टर्स, ये भी इसमें आते हैं। ये क्या जी कपल्ड प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ से भी सच कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है। फिर आते हैं एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, जो डिफरेंट एंजाइम्स को जो है ना रेगुलेट करते हैं, एक्टिविटी देमसेल्व्स करते हैं। ठीक हो गया। टायरोसिन काइनेज एंजाइम होता है एक, लिखा भी होगा टायरोसिन काइनेज। ठीक हो गया, ये भी एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स होते हैं। फिर रिसेप्टर रेगुलेटिंग डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, तो यहाँ से भी ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये सेल और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में जो मौजूद होता है वो जीन की एक्सप्रेशन या ट्रांसक्रिप्शन को देखता है, तो उससे जो स्टीरॉयड रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं वहाँ पे हार्मोन वगैरह या विटामिन ए वगैरह। तो यहाँ से भी ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद नहीं है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इनको भी देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स तो मैंने शायद पहले भी बताया था, केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट नर्व सेल्स के दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, केमिकली फंक्शंस करते हैं। नंबर 1 क्या है? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन या पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी करवाता है एसिटाइल कोलिन। ये हमने शायद पहले भी डिस्कस किया हुआ था। फर्स्ट मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पीएनएस का होता है ये। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, जहाँ से ये आता है। ठीक हो गया। उसके बाद नार इपिनेफ्रिन, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। सिंपैथेटिक फाइबर्स वहां पे बताया था, फार्मा में इसका एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन में। सही है, तो ये भी एक क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। डिफरेंट न्यूरॉन सेल बॉडी लोकेटेड ब्रेन स्ट्रीम, यहाँ पे ये लोकेटेड होता है। डिफरेंट फंक्शंस कौन से परफॉर्म करता है? कंट्रोल मोड, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इसका आपको बताया था, मेजर फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर में। ठीक हो गया। स्लीपिंग, अवेकनिंग, अलर्टनेस, ये भी इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों को जो है ना कंट्रोल करता है, बट वहां पे हमने पढ़ा था ये सिर्फ अल्फा रिसेप्टर्स को कंट्रोल करता है, बीटा को नहीं करता है। बीटा को एपिनेफ्रिन करता है। सही है, तो यहाँ से सच क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आए तो वो टेबल वाली आपने जो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ी थी वो ही याद रखनी है, यहाँ पे नहीं जाना। बट ये न्यूरो भी है। उसके बाद है एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन भी हम जो है ना डिस्कस कर चुके थे। पेरिफेरल, ये ज़्यादातर हार्मोन का काम करता है, और ये एड्रेनल मेडुला से आपको बताए थे दोनों निकलते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, ब्रीथिंग वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज लेवल, ये भी हमने पढ़े थे। और ये दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों को ही देखता है।
उसके बाद क्या है, डोपामाइन। डोपामाइन इंपॉर्टेंट कैटिकोलामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस में, दोनों वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट दोनों में होता है। ठीक हो गया। और ये आपने याद रखना है, डोपामाइन परकर्सर है नॉरएपिनेफ्रिन का। मतलब डोपामाइन से ही नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, तो ये भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि नॉरएपिनेफ्रिन का परकर्सर कौन सा है, तो फिर होगा डोपामाइन। डोपामाइन इज द परकर्सर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। ये आपने याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। कहाँ से, न्यूरो हाइपोथैलेमस और परकर्सर ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ये वही सेम चीजें लिखी हुई हैं डोपामाइन के। फंक्शंस यहाँ पे शायद नहीं लिखे हैं इसके, बट फंक्शंस बता देता हूँ वर्बली कि क्या होते हैं डोपामाइन के। जो कंट्रोल मूवमेंट होती है या मूड या बिहेवियर को डोपामाइन रेगुलेट करता है। ठीक हो गया, यहाँ रिवॉर्ड या मोटिवेशन वगैरह जो भी होती है वो इसमें इन्वॉल्व होती है डोपामाइन में, क्योंकि ये भी हाइपोथैलेमस से ही हो रहा है। फिर जो आते हैं ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आते ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हिस्टामाइन, इसको डिस्कस करते हैं, सही है। हिस्टामाइन आपने याद रखना है, हिस्टामाइन से हम थोड़ा सा आपको इनके ड्रग्स भी लिखवा देता हूँ 5 मिनट में। ये आपने याद रखना है। ये क्या होता है जो है ना, ये भी इम्यून रिस्पांस, गैस्ट्रिक अल्सर्स या ब्रेन फंक्शंस के लिए काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। सही हो गया। बेसोफिल सेल हमने पढ़े थे ना, जो एलर्जिक सेल्स होते हैं व्हाइट ब्लड सेल में, ल्यूकोसाइट्स में आपको बताए थे। वहां से हिस्टामाइन रिलीज होता है, तो हिस्टामाइन से कुछ इसके टाइप्स होते हैं, वहां से ड्रग्स कुछ इन्वॉल्व्ड होती हैं, जहां से थोड़े बहुत कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। सही हो गया। तो इसके अभी डिफरेंट जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं हिस्टामाइन के। और पूरी चीजों को छोड़ दें, ये एलर्जिक वगैरह में जो है ना रिलीज होते हैं, H1 H2 H3 H4, ये सब टाइप्स होते हैं हिस्टामाइन के। सही हो गया। तो इसमें हम देखते हैं H1 में क्या होता है। ये H1 जो होता है ना, ये एलर्जिक रिएक्शंस को देखता है, H1 जो होता है। ठीक है, इचिंग वगैरह हो गई, सोइलिंग हो गया, ये H1 रिसेप्टर देखता है। इचिंग, सोइलिंग, ये सारी एलर्जिक रिएक्शन, रेडनेस, ये वाले ये जो है ना देखता है। सेट्राइजिन आपने ड्रग देखी होगी, ये H1 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। सेट्राइजिन, जो नींद भी दिलाती है, क्योंकि एलर्जिक वगैरह में हम लेते हैं। तो ये H1 में आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद आता है H2। H2 में आपने याद रखना है, ये रिसेप्टर जो होता है ये स्टमक में एसिडिक सीक्रेशन को रिड्यूस करता है। क्या करता है ये, एंटी एसिडिक है। स्टमक में अगर कोई एसिडिक सीक्रेशन है, मैदा वगैरह खराब है, उसमें ये ड्रग्स दी जाती हैं, वो H2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। इसमें आपने एग्जांपल्स याद रखने हैं, रेनिटाइडिन। रेनिटाइडिन, ये टाइडीन वाले जिसकी भी लास्ट में होंगे ये इसमें आएंगी H2 में। रेनिटाइडिन, फेमोटाइडिन, फेमोटाइडिन, सेमीटाइडिन, तीन बता रहा हूँ। सेमीटाइडिन या ओमिप्राजोल वगैरह जो होती हैं, राइजिक वगैरह में आदमी लेता है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं, H2 रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। ये क्या होते हैं, ये स्पेशली गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन होती है उसको ब्लॉक करते हैं। सही है, ताकि वो जो एसिडिक सीक्रेशन हुई है स्टमक में उसको रोक सके। रेनिटाइडिन, फेमोटाइडिन, सेमीटाइडिन या ओमिप्राजोल वगैरह। तो क्या, जो H2 होते हैं, बाकी H1 वाले जो होते हैं ये एंटी एलर्जिक होते हैं। उसके बाद है H3। जो H3 होता है ये स्पेशली कहाँ पे फाउंड करता है, H3 वाले जो होते हैं ये रिसेप्टर मेनली फाउंड होते हैं ब्रेन में। ठीक है, मेनली फाउंड होते हैं ब्रेन में, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह को रिलीज करवाने में मदद देते हैं, जैसे एसिटाइलकोलिन है, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये उनको जस्ट हेल्प करते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं, ये सीएनएस या ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये रेगुलेट करते हैं एपेटाइट को या वेकफुलनेस, जागना, ये चीज, ये H3। तो इसमें ऐसा कोई ड्रग इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो H4 होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बोन मेरो या अम्यून सेल्स में मौजूद होते हैं, जिसमें ये बेसोफिल्स वगैरह भी आपको बता दिया। तो ये भी क्या इन्फ्लामेशन वगैरह को रेगुलेट करते हैं, तो उसमें या एलर्जिक टाइप में, एलर्जिक
या इन्फ्लामेटरी कंडीशंस के लिए ये अपना रोल अदा करते हैं। तो ऐसा सच इसमें भी कोई ड्रग इन्वॉल्व नहीं है। ये आपने टू वाली जरूर याद रखनी है, H2 ब्लॉकर्स। तो H2 ब्लॉकर्स जो होते हैं ये आपने याद रखने हैं। इसमें जो ड्रग्स इन्वॉल्व थी वो आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। सर ये H2 प्रोटीन पंप इनहिबिटर है। जी जी, ये जी प्रोटीन कपिल्ड रिसेप्टर्स जो हमने पढ़े थे ना, ये उसमें आते हैं। हिस्टामाइन के है ना, तो उसमें ही आते हैं। ठीक है। पेरिटियल सेल जो होते हैं स्टमक के, वहां पे ये लोकेटेड होते हैं। गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को देखते हैं, तो इसमें ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। शायद ये 2025 में क्वेश्चन आया था। चलो दिखा देता हूँ आपको। H2 से। ये देखें, 20वां नंबर क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है। ड्रग्स एक्सेप्ट, तीन दे दिए ना क्या, सेमिटाइडिन, रेमिटाइडिन, फोमोटाइडिन, तो उसने दी नहीं है। ओमिप्राजोल, ये भी आप सबको पता है, राइजिक वगैरह हम लेते हैं। तो ये तीनों हैं, तो जब तीनों हैं मौजूद तो जो नहीं होगा, तो वो एक तो ऑप्शन जरूर जाहिर है करेक्ट होगा ना, तो वो ये ऑप्शन फेक्सोफेनाडाइन ये नहीं होगा। सही हो गया। तो ये H2 वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकियों में कोई सच ड्रग इन्वॉल्व नहीं थी। तो लेस देन 1 मिनट है, अभी हम इसको वो करेंगे।